students, I am Ekta Singh, your senior science teacher for paper 2। जैसे कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने आपको 20 अगस्त 2023 का एग्जाम सेट से मैंने आपको साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस पूरे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 20 अगस्त और 2023 के उसी सेम एग्जाम सेट से ही साइंस के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो ये वाले PYQs आज हम करने वाले हैं ये भी उसी पेपर के हैं। वो पेडागोजी पार्ट था और ये हमारा साइंस का जो भी है थ्योरेटिकल पार्ट है, पेडागोजिकल पार्ट नहीं है। ठीक है, जो हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन इसके 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके पेपर में आएंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगी, 8 क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊंगी और उसमें फिर बचे हुए जो हमारे 4 क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके भी करवाऊंगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ शॉर्ट टाइम में और स्ट्रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होती है समझने में, ज़्यादा टाइम तक देखने में। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे आज के PYQs। ठीक है, साइंस थ्योरेटिकल पोर्शन से आज का पहला क्वेश्चन है कि ये एग्जाम सेट में आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, ये 72 है, 73 एंड दिस 74। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? निघर्षण यानी कि माचिस जब हम जलाते हैं तो जिस एरिया पे उसको रगड़ के तीली को जलाते हैं उस वाले एरिया पर पूछ रहा है कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है, या फिर पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस होता है, या श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण होता है, या कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस होता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस होता है। जो ये माचिस का जो निघर्षण पृष्ठ है उसका जहाँ घिसने वाला जो एरिया है वो कुछ चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है लाल फास्फोरस, दूसरा होता है फास्फोरस डाइसल्फाइड, तीसरा होता है कांच का चूर्ण और चौथा होता है गोल्ड। इन 4 चीजों का मिश्रण होता है वो, तब जाकर के वो बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा लास्ट ऑप्शन सही होता है इस प्रश्न के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं, यानी कि ए और बी क्या है, ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स को क्या कर रहा है, स्रावित कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, जब उन्हें ग्रंथि सी भी क्या है, वो भी ग्लैंड है, लेकिन वो किंग वाली ग्लैंड है। वो क्या करती है, ऑर्डर देती है कि अब तुम दोनों को अपना हार्मोन सिक्रीट करना चाहिए, तभी वो दोनों ए और बी अपना हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः यानी सीरियल से ए बी और सी हो सकता है? ठीक है, तो सी ऑप्शन हमें याद होना चाहिए। सी ये क्या कह रहा है पॉइंट, सी पॉइंट ये कह रहा है जो ऑर्डर देने वाली ग्लैंड हो ए और बी को, और ए और बी उसके ऑर्डर पे ही अपना जो सिक्रीशन है हार्मोन का वो लोग करेंगे। तो हमें जहां तक पता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी साइंस में कि जो ऑर्डर देने वाली ग्लैंड होती है, ठीक है, वो कौन सी होगी, पीयूष होगी। तो अब आप सारे ऑप्शंस पे कंफर्म कर लीजिए कि पीयूष किस ऑप्शन के लास्ट में लिखा है। ठीक है, वही आपका राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं, वृषण, अंडाशय, थायराइड, तो इसमें लास्ट में पीयूष नहीं आया, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, पीयूष स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन हमें क्रमशः निकालना है तो ये पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। पीयूष, अग्न्याशय, थायराइड में रॉन्ग है। थायराइड अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्लैंड, और पीयूष ये लास्ट में पीयूष बोल रहा है सी क्रमशः, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथियां, थायराइड, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है कि ए क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और बी क्या है, अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड को जब पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ऑर्डर देती है अपने हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, तब ये दोनों ग्लैंड्स अपने अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए, मतलब कि इसमें से 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से 3 सही है और 1
गलत है। तो हमको ये नॉलेज बेस पर आंसर देना होगा, समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दोमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। ठीक है, तो ये बात तो भाई सही है कि जो दोमटी मृदा होती है या जो दोमट मिट्टी होती है उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो जो चिकनी वाली मिट्टी होती है उसकी जो जल धारण क्षमता है, या जल धारण क्षमता का मतलब ये होता है कि पानी कितना रुक सकता है किसमें, तो जो ये दोमट मिट्टी होती है इसमें इतना पानी नहीं रुक सकता है। और जो बलुई यानी कि दोमट मिट्टी ऐसी होती है कि बलुई, उसमें बालू भी थोड़ी बहुत रेत मिक्स रहती है, उसका आप मटका बनाइए, पहली चीज तो बनना ही मुश्किल है, अगर बन भी गया पानी इसमें भर के रखेंगे तुरंत ही फैल जाएगा। ठीक है, तो और जो चिकनी मिट्टी के मटके में हम पानी भर के रखते हैं, ठीक है, वो टिकाऊ बना रहता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जल धारण क्षमता वाकई में चिकनी मृदा की ज्यादा अच्छी होती है। तो ये तो सही बात है। बी ऑप्शन की बात करें, चिकनी मृदा के कणों का आमाप, आमाप का मतलब होता है मेजरमेंट, उसका कितना एरिया कवर करता है, यानी कि उसकी नाप क्या है, उसका साइज क्या है। ठीक है, तो क्या है, चिकनी मृदा के कणों का आमाप यानी कि जो चिकनी मिट्टी है उसके जो कण है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का साइज क्या है, दोमटी मृदा के कणों के साइज से, आमाप के अपेक्षा उसकी तुलना की जाए तो बहुत छोटा होता है। ऑप्शन ये कह रहा है जो चिकनी मिट्टी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दोमट मिट्टी के पार्टिकल से छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, तो बात तो सही है, उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं तभी वो चिकनी होती है, तभी आसपास पास पास होते हैं काफी काफी, और जो दोमट मिट्टी के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो ये भी बात सही है, यही वजह है जो दोमट मिट्टी में जल कम रुकता है और चिकनी मिट्टी में ज्यादा रुक पाता है। आइए अब हम सी ऑप्शन की बात करें, दोमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। क्या ऐसा है, उर्वरकता इसमें ज्यादा होती है? क्योंकि ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि दोमटी मृदा में जो दोमट मिट्टी उसमें हम किसी भी तरह की फसल को उगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होती है। ठीक है, जबकि चिकनी मिट्टी हर एक फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, अभी इसको हम स्किप करते हैं। दोमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। सुवातित का मतलब यहाँ पे ये हो गया, तो जो ये दोमटी मिट्टी है अगर इसका कंपैरिजन चिकनी मिट्टी से किया जाए तो ये क्या ज्यादा अच्छी है। तो ऐसा है, मतलब इसमें पानी की कैपेसिटी तो ज्यादा है लेकिन ये सुवातित है, ये क्या करती है, फसल को ज्यादा अच्छे से उगाने में हेल्प करती है। तो ये बात सही है। ठीक है, अब तीन ऑप्शन सही है, एक गलत निकाला था और वो यही गलत है कि जो उर्वरकता होती है चिकनी मिट्टी की वो अधिक तो नहीं होती है। ठीक है, ये दोमट मिट्टी की जो उर्वरकता है वो ज्यादा होती है। तो ये जो गलत कथन हमको निकालना था वो हमने निकाल दिया, इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल सच वो होता है, ओरिजिनल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी लाइन इस बात की एक सही एक्सप्लेनेशन है? ठीक है, आइए देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, वो तो एक ऊर्जा का तो एक रूप है, लेकिन ये बात इस कैमरे के लिए, प्रतिबिंब के लिए सही नहीं बैठ रही है। बात सही है अकॉर्डिंग टू साइंस, लेकिन इसके लिए सही नहीं, पर हमें यहाँ पर आंसर इसके लिए निकालना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, यानी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, तब वो अपना पथ परिवर्तित करता है। ये भी बात सही है, लाइट जो है वो अपना पथ तो परिवर्तित करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में, लेकिन ये वाला जो रूल है ये लाइट के अलग टॉपिक पर है, ना कि कैमरे वाले प्रतिबिंब बनने के टॉपिक पर है। तो ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ के लिए गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी बात सही है। आइए आगे वाला भी गौर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सही निकलता है दोनों में से। ये दोनों तो पहले ही हमारे आउट हो गए। डी कह रहा है प्रकाश छोटे से मुख
छेद में प्रवेश करने में विवर्तित हो जाता है। विवर्तित का मतलब है दिशा भटक जाता है, यानी कि जाना ऐसे है तो कोई होल उसमें से वो जाएगा, लाइट गई और वो मतलब किसी और दिशा में चली गई। तो ऐसा नहीं होता है, चाहे छिद्र हो या कुछ भी हो, लाइट की जो रेज है वो जिस वे में जाएंगी तो वो सीधा ही जाएंगी। तो मतलब कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग होता है और इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होता है कि जो, क्योंकि वह कैमरे में क्या है, एक कहीं ना कहीं एक होल है जो कैप्चर कर रहा है, ठीक है। सूचित छिद्र देखो खुद ही कह रहा है, ठीक है, कैमरे में निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ऐसा क्यों? तो इस वजह से क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट की हमेशा आप रेस को कभी देखिएगा तो हमेशा स्ट्रेट रहती है, सीधी रहती है, ठीक है। तो आई होप अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। 5वां प्रश्न क्या गया था? उस समुच्चय, समुच्चय का मतलब ग्रुप, ठीक है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना हो, ठीक है। यानी कि हमें ऐसे विकल्प को छांटना है जिसमें से द्विलिंगी वाले पुष्प हो, ऐसे पादपों को, ठीक है। तो क्या क्या है? मक्का, खीरा, पिट्यूनिया, दूसरा है मक्का, पपीता, सरसों, तीसरा ऑप्शन है सरसों, गुलाब, पिट्यूनिया और चौथा ऑप्शन है खीरा, पपीता, गुलाब। तो इसका सही उत्तर है सीधा, क्योंकि इसमें ना कोई लॉजिक नहीं है, ये सीधा मतलब क्वेश्चन है, सीधा इसमें हमें आंसर करना है। तो ये आंसर हो जाएगा मक्का, पपीता और सरसों। नहीं सॉरी, ये थर्ड ऑप्शन सरसों, गुलाब, पिट्यूनिया। मैं देख ऊपर रही थी तो वो मिस्टेक्स मैंने बोल दिया, सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर। उस समुच्चय, इसमें भी हमें एक ग्रुप की पहचान करनी है, कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया जाता है। अनियत तापी का मतलब है कि जिनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, निश्चित ना हो, ठीक है, मतलब फिक्स ना हो, ठीक। तो ऐसे कौन से जीव हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है सर्प मेढक कॉकरोच, दूसरा कह रहा है व्हेल मेढक कॉकरोच, तीसरा कह रहा है कबूतर माना छिपकली, डी कह रहा है छिपकली तोता डॉल्फिन। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पहले वाले ऑप्शन में जो सर्प और मेढक कॉकरोच है, तो ये मुझे लग रहा है कि यही सही है आपका आंसर। लग क्या रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस नीचे वाले में क्या है कि जो व्हेल है, ठीक है, वो अनियत तापी जीव नहीं है, जबकि मेढक और केंचुआ है। तो हमें एक पूरा पूरा समुच्चय वैसा निकालना जिसमें तीनों प्राणी सेम फीचर वाले हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन व्हेल की वजह से नहीं होगा सही। दूसरा कह रहा है कबूतर, मानव, छिपकली, इसमें छिपकली तो है अनियत तापी, लेकिन मानव और कबूतर नहीं है, तो ये गलत है। छिपकली और तोता डॉल्फिन, छिपकली डॉल्फिन हो सकते लेकिन तोता नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें क्या है कि ये तीनों सेम क्वालिटी के, तीनों अनियत तापी जीव है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, यानी कि जो ये दो स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं इनको क्या करना है, अच्छे से हमें रीड करना है और रीड करके क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। जो ए नंबर है स्टेटमेंट, ये अपनी बात कह रहा है और जो आर है वो क्या है, उसका रीजन है, आर फॉर रीजन, वो उसका कारण है, ठीक है। आइए देखते हैं। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है। जो स्टमक होता है वो HCl को क्या करता है, उत्पन्न करता है, बनाता है। जो भोजन के भंजन में सहायक होता है, भोजन के भंजन का मतलब है कि जो फूड खाया गया है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। फिर उसका रीजन क्या है, पाचक रसों, यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जितने भी पाचक रस हैं, उनको क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर एक डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है, अम्लीय माध्यम की, एसिडिक मीडियम की नीड नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको मेरी सराउंडिंग से वॉइस आ रही है तो प्लीज अवॉइड इट, ठीक है, आप मेरी वजह फोकस करिए। हाँ, तो हम बात करें पाचक रसों की क्रिया करने के लिए
अम्लीय माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं कौन सा सही हो सकता है। एक गलत परंतु आर सही नहीं, ऐसा नहीं है। ए की बात तो एकदम सही है, तो ये नहीं है। इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि आर ए की सही व्याख्या है, यही ऑप्शन सही है, ये इसकी सही व्याख्या है। क्योंकि सही व्याख्या में क्या कह रहा है कि हर डाइजेस्टिव जूस को नीड नहीं होती है किसकी, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, पहला ऑप्शन, मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त होना। अभिमुक्त, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसे अभिमुक्त करना। ठीक है, ऐसा नहीं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में ऐसा नहीं होता है कि जो मृत जैव पदार्थ है उनमें जो उपस्थित नाइट्रोजन है वो वापस मृदा में अभिमुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, ये कुछ लग रहा है। ठीक है, आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, अगर बैक्टीरिया से क्रिया करने से जो अमोनिया रिलीज हो रही है और नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है, जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बन रहा है, तो ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं लगता मुझे। ठीक है, ये उसका प्रोसेस नहीं है। आगे की बात करें तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, ये तो बात ही अलग हो गई कि जो नाइट्रोजन यौगिक है उनको क्या कर रहे हैं, गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण कर रहे हैं, तो ये बात अलग है, यौगिकीकरण नहीं है ये। ठीक है, यौगिकीकरण यही होगा कि जो जीवित प्राणी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए अधिक प्रयोग के लिए, कि उनके लिए ज्यादा यूज हो सके नाइट्रोजन, तो जो वायुमंडल होती है वो नाइट्रोजन का रूपांतरण करती है, जिसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा हमारा बी आंसर, बी विकल्प। ठीक है, आई होप आपको आज का ओवरऑल सारा सेशन आपको 8 के 8 एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। बारीकी से समझे, पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हमने समझा है। तो इसी तरह मेरे आने वाले पीवाईक्यूज को देखने के लिए मेरे चैनल को बिना टाइम वेस्ट किए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर पीवाईक्यूज वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मेरी वीडियो पे मुझे कमेंट करके बताइए कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।